Friends, welcome back to our channel Learn with Edu Funda. Friends, I'm back with another power packed and energetic video for PET. चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे थे कितने दिनों से, तो आज उसकी अगली क्लास है। शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना किसी देरी के। अगर हमारे चैनल पर नए हो आप और सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और लास्ट में PDF पाने के लिए लर्न विथ एडू फंडा, इसके लिए बता दूंगा मैं कहाँ से मिलेगा वो PDF। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है आपका, सिसोदिया वंश के शासक स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे। जो सिसोदिया वंश थी उसके शासक जो थे खुद को क्या बोलते हैं? सूर्यवंशी। हालांकि अभी भी लोग लिखते हैं सूर्यवंशी। ऑप्शन बी है आपका, खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्या ये वाला ऑप्शन गलत है? ऑप्शन सी है आपका, भीम प्रथम के सामंत विमल ने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण कराया था। या फिर ऑप्शन डी है, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा यशोवर्मन था। फ्रेंड्स, का आंसर दीजिए, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तब तक। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें गलत है आपका। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो पहले अगर बात करें हम लोग, सिसोदिया वंश के शासक जो थे खुद को क्या बोलते थे? सूर्यवंशी। अभी बहुत लोग हैं जो अपने आप नाम के पीछे लगाते हैं सूर्यवंशी। सही है फ्रेंड्स, बिल्कुल। खतौली का जो युद्ध हुआ था 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था फ्रेंड? ये सब मैंने पढ़ा दिया है आपको। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। पर यहाँ पे क्या बात हो रही है? खतौली का युद्ध। तो ये बिल्कुल सही है। भीम प्रथम के सामंत, भीम प्रथम जो थे उनके सामंत था, उनका नाम था विमल। उन्होंने माउंट आबू पे जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में है, तो उसका निर्माण करते भी बिल्कुल सही है। परमार वंश का शासक सबसे शक्तिशाली जो राजा था उस समय का, वो बता रहा है यशोवर्मन था। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। यशोवर्मन ना होके उसका जो राजा था कौन था? राजा भोज। परमार वंश का याद रखने वाली बात है कि फ्रेंड, परमार वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? राजा भोज। जबकि यशोवर्मन तो था ये चंदेल वंश का शासक था। सबसे प्रतापी राजा जिसे कहते हैं वो था यशोवर्मन। किस शासक का? तो चंदेल वंश का। आइए फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको। आज फ्रेंड्स मैंने मिक्स लाया ताकि आपको इस तरह से भी दिखा सकूं और ये वन लाइन टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन में दिखा सकूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? सांस्कृतिक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या है कि सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण इतिहास का स्वर्ण युग। ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी जहांगीर का शासनकाल, ऑप्शन सी शाहजहां का शासनकाल, या फिर ऑप्शन डी गुप्त काल। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो जो सांस्कृतिक उपलब्धियां सबसे ज़्यादा हुई थी वो थी गुप्त काल में, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत सारे ऐसे दिग्गज विद्वान थे। उन्होंने बहुत ऐसे काम किया था जो, जैसे अब कालिदास थे, वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे। तो ये सब समझिए कि कितने बड़े विद्वान लोग थे, तो वो तो होना ही चाहिए था। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ तो बहुत थी उस समय, तो इसलिए गुप्त काल का जो समय था उसको क्या बोलते हैं? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। जबकि अगर बात करें हम शाहजहाँ के शासनकाल का, तो शाहजहाँ को बोला जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, शाहजहाँ के शासनकाल को बोला जाता है। और जहांगीर की बात करें अगर हम, तो जहांगीर को बोला जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग। जो चित्रकला उसमें इनकी चरम पे थी जहांगीर के शासनकाल में। आई होप फ्रेंड्स आपने दोनों क्वेश्चन समझ लिया होगा अच्छे से। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, अंतिम गुप्त शासक, कह रहा अंतिम गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। ऑप्शन बी, सती होने का पहला प्रमाण भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। क्या ये वाला गलत है? ऑप्शन सी है आपका, गुप्त काल में पुलिस विभाग का अधिकारी जो होता तो उसे बोलते थे दंडपाशिक। गुप्त काल की बात कर रहा है फ्रेंड्स। अगला ऑप्शन देखते हैं, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो फ्रेंड देख लिया आप कि कौन सा सत्य बताना है हमको। फ्रेंड थोड़े दिन रह गए हैं तो बिल्कुल दम लगा दीजिए, इसीलिए सीरीज का नाम 10 का दम है। तो इसको दम अपना दिखाइए। अब 10 दिन नहीं, थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि पोस्टपोन हो गया 4 दिन एग्जाम, फिर भी आप 10 का दम ही मान के चलिए इसे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए वाला जो ऑप्शन ए है ये गलत है आपका। ये स्कंदगुप्त ना होके, गुप्त जो अंतिम गुप्त शासक था असंगुप्त ना होके, बल्कि कौन था? विष्णुगुप्त था। वो गुप्त शासन का अंतिम शासक था। अब बाकी जो है
सती प्रथा का जो पहला प्रमाण मिलता है वो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। गुप्त काल में जो पुलिस विभाग का अधिकारी होता है उसे दंड पाशिक बोलते थे, बिल्कुल सही है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, सांख्य दर्शन किस धर्म से संबंधित है? सांख्य दर्शन किस धर्म से? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दोनों, या फिर पारसी धर्म? फ्रेंड छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी सांख्य दर्शन जो है जैन और बौद्ध दोनों ही इसको मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध का प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया गया था क्या कहलाता है? उस प्रक्रिया को क्या कहा गया? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी धम्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन सी धर्म स्थापना, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया तो सारनाथ में दिया था और उस प्रक्रिया को कहा गया धम्मचक्र प्रवर्तन। जबकि महाभिनिष्क्रमण तो उसको बोला गया जब जो भगवान बुद्ध थे अपना घर को त्याग दिए थे। अब बाकी ये सब ऑप्शन मतलब नहीं इनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है? बताना है कौन सा युग्म जो है सही नहीं, किसका सही मैच नहीं कराया गया है। पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी। भारत में सब बता रहा है फ्रेंड कि भारत में इनका आगमन का तिथि बता रहा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1656 में। तो बताना है कौन सा जो ईयर जो है सही मैच नहीं करा गया उसके रिस्पेक्ट में, जो सामने लिखा है उसके। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो पुर्तगाल जो आया था 1498 में, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी जो है 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1602 में, यहाँ पे डच हो जाएगा। अब बाकी जो गलत इसमें ऑप्शन है आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1656 में ना होकर 1664 में हुआ था, मतलब 1664 में, 1664 में हुआ था स्थापना इसका। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म गलत है? यहाँ बताना है कौन सा युग्म गलत है। गुरु नानक जो देव थे, जो सिख धर्म के माने जाते हैं प्रवर्तक, उन्होंने स्थापित किया था। तो इन्होंने लंगर व्यवस्था को शुरू किया था। गुरु अंगद गुरु मुखलिपि और लंगर व्यवस्था को इन्होंने जो थे ये गुरु अंगद ये अस्थायी कर दिए थे। गुरु नानक ने शुरू किया था पर जो अस्थायी इनको कर दिया था ये गुरु अंगद थे। क्या ये वाला गलत है? गुरु रामदास जी ने जहांगीर ने मरवा दिया था, किस लिए मरवा दिया था? तो खुसरो की सहायता करने के लिए। तो इन्होंने जो रामदास थे कह रहा है कि आदि ग्रंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह एक खालसा पंथ की स्थापना किया थे, तथा होगा यहाँ तथा पांच जो वस्त्र होता है धारण करने से, कच्छ, केश, कृपाण, कंघा, कड़ा, ये बता रहे हैं, मतलब 5 वही होता है सिख धर्म में। बताना है कौन सा हमको गलत ऑप्शन में दिया है इसमें। फ्रेंड थोड़ा ऑप्शन बड़ा है तो आप देख लेते आसानी से। ओके फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आपने आंसर कर दिया होगा। तो रामदास जो थे इन्होंने नहीं करवाया था, बल्कि यहाँ पे अर्जुन देव थे। ये गुरु अर्जुन देव थे जिन्हें जहांगीर ने मरवा दिया था। क्यों मरवा दिया था? कि खुसरो की सहायता करने के लिए। जबकि रामदास जो थे ये अमृतसर की स्थापना किया था। अमृतसर जो है उसकी स्थापना किसने किया था? और रामदास ने। और यहाँ पे जो होगा आपका वो अर्जुन देव होगा। तो फ्रेंड इसमें जो सही मतलब गलत जो है इसमें ये ऑप्शन आपका सी होगा, और यही ऑप्शन सही भी होगा आपका, क्योंकि हमको सही टिक करना है तो ये सही होगा। और जो गलत इसमें दिया है यही वाला स्टेटमेंट गलत है। तो रामदास को याद रखना है, रामदास अमृतसर की स्थापना, और गुरु अर्जुन देव थे ये मरवा दिया था किसने? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? जो स्लेवरी सिस्टम थी उसको किसने ख़त्म किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड मॉर्ले मिंटो, या फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय? फ्रेंड जितने भी ये सब होते हैं अंग्रेज अधिकारी थे उस समय के, सबने कुछ ना कुछ काम किया कराया था। तो ये बहुत बार एग्ज़ाम पूछा गया और पूछता रहा है, खासकर एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम में। कोई फिक्स नहीं कि एसएससी रेलवे हर एग्ज़ाम में पूछता है, पर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो दास प्रथा का जो उन्मूलन था वो लॉर्ड एलनबरो ने किया था। लॉर्ड एलनबरो ने। अगर हम लोग बात करें सारे ऑप्शन को डिस्क्राइब कर देता हूँ, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें बंगाल का जो विभाजन था उसका निर्णय रद्द कर दिया गया था, और जो राजधानी थी भारत की कलकत्ता
उसको पहले हटा के कहाँ कर दिया गया, दिल्ली कर दिया गया, कोलकाता से हटा के दिल्ली कर दिया गया। तो हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। और इन्हीं के समय में क्या हुआ था फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1911 का बात हो रही है और 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है फ्रेंड। और इन्होंने पुनर्विवाह एक्ट भी लाया था और इनके शासनकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना ये भी हुई थी। चलिए कमेंट बताइएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है मैंने बता दिया आपको पिछले वीडियो में, ताकि पता चले कि आप सच में देख रहे हैं कि बस ऐसे हल्के में ले रहे हैं हर चीज़ को। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा युग गलत है? भील विद्रोह, सेवाराम, मतलब भील विद्रोह था, इसके नेता कौन थे, सेवाराम थे। कूका आंदोलन, जतरा भगत। पागलपंथ थे, जो पागलपंथ विद्रोह था ये टीपू। वहाबी आंदोलन, सैयद अहमद। तो बताना है कि कौन से आंदोलन का नेता जो है सही मैच नहीं कराया गया है। आई होप फ्रेंड आपने आंसर कर दिया होगा। तो भील विद्रोह बिल्कुल सही है कि सेवाराम। पागलपंथ विद्रोह टीपू ने। वहाबी सैयद अहमद। क्योंकि कूका वाला जो है ऑप्शन ये करेक्टली मैच नहीं कराया गया, तो मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। हंटर कमेटी किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, मतलब हंटर कमेटी आए थे वो उसका उद्देश्य क्या था कि उसको बनाया गया था। ऑप्शन ए है आपका रॉलेट एक्ट की जांच के लिए। ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन की जांच के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। या फिर ऑप्शन डी काकोरी कांड के लिए। काकोरी कांड के जांच के लिए, क्योंकि जांच कमेटी थी, जांच करने आई थी भारत में, तो बताना है कि किस काम को लेके कर रही थी जांच। फ्रेंड रॉलेट एक्ट तो बताया था मैंने कल ही कि इसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया, काला कानून भी इसे कहा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 में शुरू हुआ था, गांधी ने शुरू किया था। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़कर दांडी मार्च भी इसमें शुरू हो गया था। काकोरी कांड बताया ही था फ्रेंड्स मैंने। हालांकि काकोरी कांड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी करंट अफेयर्स में आ रहा है कि काकोरी कांड का नाम बदल दिया गया है। तो इसका जो नाम रखा गया है ये काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या नाम रखा गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये करंट अफेयर्स आज लेटेस्ट एकदम न्यूज़ है, आज ही का बात हुई, आज या कल में 2 दिन के बीच में ये आया है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया किस उद्देश्य से बनाई गई थी, तो ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच करने के लिए ही हंटर कमेटी जो थी उसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है? बताना है। अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स जिसे बोलते हैं उसका उदाहरण नहीं है। बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट। फ्रेंड छोटा क्वेश्चन है तो इसमें बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस, ये सब क्या होता है आपकी इग्नियस रॉक, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। अब बाकी बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और स्लेट जो होते हैं अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण हैं। इसमें सही जो ऑप्शन था, मतलब जो इसका उदाहरण नहीं है, वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन असत्य? फ्रेंड जैसे बताया मैंने स्टार्टिंग में कि मिक्स करके लाया हूँ ताकि इससे आपको फैक्ट भी मिल सके और थोड़ा सा बोर भी ना होना पड़े, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे जिसमें लड़के बोर हो रहे थे बड़े बड़े क्वेश्चन देख के। हालांकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, पर फिर भी मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिक्स टाइप के क्वेश्चन लाऊँ। ऑप्शन ए है आपका जापान का नागासाकी जो शहर है वो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। क्या ये वाला गलत है ऑप्शन? लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। क्या ये गलत है? अफ्रीका के घास के मैदान को कैंटरबरी कहते हैं। क्या ये गलत है? अंटार्कटिका वो है महाद्वीप है, उसको क्या बोलते हैं, गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। एक उसका उपनाम दिया गया गतिशील महाद्वीप। तो बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन जो है आपका गलत है। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। तो बिल्कुल जापान का जो नागासाकी शहर है वो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जबकि टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था, तो जो टोक्यो है आपका होन्शु द्वीप पर स्थित है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर होती है उसे क्या बोलते हैं, वो स्वेज नहर है। आपको मैप, अगर आपने मैप देखा होगा वर्ल्ड मैप, से पता चल जाएगा भूमध्य सागर, लाल सागर की स्थिति क्या है, मतलब पोजीशन कहाँ कहाँ पे उनकी स्थिति है और स्वेज नहर कहाँ है। फ्रेंड थोड़े दिन पहले इस स्वेज नहर में एक बहुत बड़ा शिप फंस गया था, जिसकी वजह से काफ़ी दिनों तक वहाँ पे आवागमन जो था बंद हो गया था। उसका नाम मैंने बता दिया कि उसमें करंट अफेयर्स में बताया था ये, तो आप बताएंगे इसका नाम कमेंट में, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपने जो करंट अफेयर्स की वीडियो थी उसको देखा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। काफ़ी बार
एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि सुएज नहर जो है उसे बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही। अफ्रीका घास के मैदान कैंटरबरी नहीं कहते, मतलब इसमें जो गलत ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। अफ्रीका के घास को मैदान, जो मैदान होते हैं सवाना या फिर वेल्स कहते हैं, जबकि कैंटरबरी तो होता है आपका न्यूजीलैंड का। वेल्स अगर बताऊँ मैं कुछ एक्स्ट्रा तो ये कहाँ का हो गया, न्यूजीलैंड। ठीक है फ्रेंड, वेल्स जो होता है बता दिया साउथ अफ्रीका का होता है। साउथ अफ्रीका में वेल्स भी पाया जाता है और सवाना भी पाया जाता है अफ्रीका में। पंपास जो होता है अर्जेंटीना में होता है। प्रेयरीज जो होता है आपका अमेरिका में होता है। स्टेपीज हो गया यूरेशियन पाया जाता है, यूरोप और एशिया में पाया जाता है। और डाउन्स जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। अटलांटिक जो ओशन है आपका उसकी धारा नहीं है। लेब्राडोर, वेंगुएला, गल्फ स्ट्रीम या फिर क्यूराइल। सब ये धाराएं हैं सब, लेब्राडोर, वेंगुएला, गल्फ स्ट्रीम और क्यूराइल। तो बताना है कौन सी अटलांटिक की नहीं है। आई होप फ्रेंड आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो लेब्राडोर, वेंगुएला और एक गल्फ स्ट्रीम, ये तीनों किसके हैं, अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। जबकि क्यूराइल जो है आपका पैसिफिक ओशन या फिर प्रशांत महासागर जो है उसकी धारा है क्यूराइल। क्यूराइल, क्यूरोसियो, ये सब आपका अलगुआस नहीं, अल्नीनो जो धारा होती है ये सब किसकी होती है, प्रशांत महासागर। बल्कि बाकी जो है तीनों हैं आपका अटलांटिक महासागर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपके ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। वायुमंडल का सही क्रम है, वायुमंडल का एटमॉस्फेयर उसका सही क्रम है। पहले समताप मंडल आता है, फिर क्षोभ मंडल, फिर आयन मंडल, फिर ओजोन मंडल या फिर बहिर्मंडल। इसी तरह 4 ऑप्शन है। ऑप्शन हो गया ए, ये बी, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल या फिर बहिर्मंडल। ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब अरेंज करना है नीचे से ऊपर जाता है टाइम, कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग तो पहले क्या आएगा। जैसे आप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो पहले कौन सा लेयर आएगा, फिर उसके बाद फिर ऐसे ऐसे बताना है आपको। फ्रेंड मैंने कुछ, अगर आपको हिंदी में दिक्कत भी हो, समताप मंडल, क्षोभ मंडल समझने, तो इसलिए मैंने साइड में उसका एक इस पर लिख दिया इंग्लिश, ताकि आपको क्लियर हो सके। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि क्षोभ मंडल पहले आता है, फिर उसके बाद समताप मंडल आता है, फिर ओजोन मंडल आता है, फिर आयन मंडल और लास्ट में क्या आता है, बहिर्मंडल। फ्रेंड्स जो आपका होता है क्षोभ मंडल होता है, इसी में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल बनना, बारिश होना, बिजली कड़कना, ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल और ओजोन मंडल बहुत ही शांत होता है, तो इसमें क्या होती है आपके, इसमें जो वायुयान उड़ते हैं, एरोप्लेन जो होते हैं, ये समताप मंडल में उड़ते हैं। ओजोन मंडल में आपको ओजोन लेयर स्थित है, और आयन मंडल में सैटेलाइट को भेजा जाता है। जो आयन मंडल होता है इसमें जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं इसमें यहीं भेजा जाता है। और बहिर्मंडल तो एक्सोस्फीयर बोलते हैं इसे, तो बाहर मतलब अंतरिक्ष यहाँ से शुरू हो जाता है बिल्कुल। तो ऑप्शन सही क्या पूछा था हमको, सही क्रम कौन सा है, तो ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, क्योंझर, मयूरभंज, सोनाई, ये सब क्या है, लौ एश के लिए प्रसिद्ध हैं। तो किस राज्य में स्थित है पूछ रहा है हमसे, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या फिर असम में। फिर नाम याद रखिएगा, लौ एश वाला है सब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खनिज और सब पढ़ना है आपको। क्योंझर, मयूरभंज, सोनाई, ये जो लौ अयस्क के प्रसिद्ध केंद्र है, ये किस राज्य में बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ओडिशा में सब स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटी का 5 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। भारतीय संविधान है, इस पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, अमेरिका के संविधान का, ब्रिटेन के या फिर कनाडा के संविधान का। फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो पता होना चाहिए सबको। तो भारतीय संविधान में सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है ये भारत सरकार अधिनियम, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। इसमें से लगभग 250 से अधिक जो आर्टिकल थे एज इट कॉपी कर लिए गए थे संविधान वाला टाइम। और बाकी तो अमेरिका से कुछ लिया गया, कनाडा से भी लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, और सबसे ज़्यादा आर्टिकल जो है भारत सरकार अधिनियम आया था उससे ही उठा के कॉपी कर लिया गया अपना जो नया संविधान बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपात को किस अनुच्छेद में बताया गया है। ऑप्शन है 352, 356, 360 या फिर 368। फिर नेशनल इमरजेंसी होती है उसको, उसकी बात कर रहा है कि किस आर्टिकल में उसको मेंशन किया गया है। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। तो जो नेशनल इमरजेंसी होती है उसे 352 में कर दिया गया है।
और जो प्रेसिडेंट लॉ लगता है मतलब राष्ट्रपति शासन लागू लागू होता है ये 356 में, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात जो होता है उसे 360 में बताया गया है। तो नेशनल इमरजेंसी 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात जो होता है 360 में, जबकि 368 जो आर्टिकल है इसमें संविधान संशोधन इसी के तहत होता है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है इसका जो बताया गया जिसके बारे में, तो आर्टिकल 368 में इस अनुच्छेद को बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस परिस्थिति में निलंबित हो जाता है। मतलब कौन सी परिस्थिति होती है जो संवैधानिक उपचार है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसको आर्टिकल 32 जिसे कहते हैं, जिसमें बताया गया है सब कि कौन कौन से अधिकार होते हैं, रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है। तो किस स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता है। आपात की स्थिति के दौरान, सेना के सदस्यों के लिए, जब सैनिक विधि लागू हो, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। मतलब कौन से ऐसे कंडीशन बनते हैं जब आपका ये जो होता है संवैधानिक उपचार ये बिल्कुल सस्पेंड कर दिया जाता है। ये फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त जो सभी है इस सब कंडीशन में क्या होता है, जो फंडामेंटल राइट का उसमें वॉयलेशन नहीं देखा जाता है। उसमें बस होता है कि जो आपको जो उपचार का दिया गया है आर्टिकल 32 में उसे हटा दिया जाता है, सस्पेंड कर देता है। तो आपात की स्थिति होती है तब ऐसा होता है, सेना के अगर सदस्य हैं आप, आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, ये मतलब आम नागरिक से आपके कम होते हैं। सैनिक भी दिला वो मतलब मार्शल लॉ लग जाए उस एरिया में, तब वो हटा दिया जाता है आपका, ये जो आर्टिकल 32 के तहत दिया जाता है। तो ये तीनों आपके सही ऑप्शन है एकदम। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा हिस्सा नागरिकों को आर्थिक न्याय देने की बात कहता है। फ्रेंड्स क्या बता रहा है, आर्थिक न्याय। ऑप्शन ए निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल और डीपीएसपी। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि नीति निषेध तत्व में बताया गया कि जो समाज में होती है आर्थिक न्याय होनी चाहिए। ये पढ़ेंगे आर्टिकल 38 और 39, तो उसमें बताया गया है आर्थिक न्याय के बारे में। बाकी मौलिक अधिकार में तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। प्रस्तावना में हालांकि एक बार वर्ड आया है आर्थिक न्याय के लिए, और आर्थिक वर्ड आया है, पर जो मेन वर्ड है जिसमें बताया गया है समानता के लिए आर्थिक न्याय, वो निदेशक तत्व में ही बताया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पॉलिटी का, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम सीमा होनी चाहिए। मतलब अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो अधिकतम कितने उम्र का आदमी जो है राष्ट्रपति बन सकता है। ऑप्शन ए 60 साल, बी 65 साल, सी 62 साल, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी सीमा नहीं है, मतलब किसी उम्र का आदमी जो है राष्ट्रपति बन सकता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 62 65 कुछ नहीं है, बल्कि अब अगर 75 साल का भी आदमी है और उसकी मेंटल कंडीशन ठीक है, हर तरह से फिट है वो, तो वो कर सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और देखते हैं साइंस का क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों को, जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उसे क्या कह सकते हैं। सुना नहीं जा सकता है, सुना जा सकता है, कभी कभी सुना जा सकता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। फिर पता है कि एक पराश्रव्य होता है, एक श्रव्य होता है, एक अश्रव्य होता है। तो ये होता है जो पराश्रव्य तरंगें होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, तो इसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं, मतलब सुना नहीं जा सकता है। इसी तरह जो होती है अश्रव्य तरंगें वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, मतलब ये 20 हर्ट्ज से अश्रव्य तरंगें होती है, कम होती हैं। और ये जो होता है पराश्रव्य तरंगें ये 20,000 मतलब 20 के इसको लिख दिया जाए तो इससे अधिक होता है। ये इसको भी नहीं सुनते, जो हम सुन सकते क्या उसका नाम हो श्रव्य तरंग उसे बोलते हैं, मतलब ऑडिबल जो होते हैं वही हम सुन सकते हैं, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। आई होप फ्रेंड तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण होती है। आपने नोटिस भी किया होगा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो इसका रीज़न क्या है इसका। ऑप्शन है आयाम अधिक होने के कारण, अनुनाद के कम होने के कारण, आवृत्ति अधिक होने के कारण, या फिर आवृत्ति कम होने के कारण। फ्रेंड देखा होगा मच्छर गुनगुनाता है, मतलब कान के पास वो ऐसा गुनगुनाता है तो कितना इरिटेटिंग लगता है। और एक शेर दहाड़ रहा है तो उसकी क्या होती है, इसका सही आंसर पहले बता देता हूँ आपको। जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण होती है, इसका रीज़न क्या है, महिलाओं की जो आवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से उनकी आवाज़ें बहुत तीखी होती है और श्रील होती है जिसमें। और इसी तरह अगर मच्छर और शेर की बात करें तो शेर का जो होता है आवृत्ति कम होता है,
इसलिए बहुत तेज दहाड़ने पे भी कान में नहीं चुभता है, जबकि ये जो मच्छर होते हैं ये कान के पास थोड़ा भी गुनगुनाएंगे सब तो काफ़ी इरिटेटिंग लगता है उनका। क्यों? क्योंकि आवृत्ति उनकी अधिक होती है। आइए फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया आपको। किस तत्व का सबसे अधिक समस्थानिक है, मतलब समस्थानिक मतलब कि कितने उसके प्रकार पाए जाते हैं, कितने उसके वेरिएंट हैं। जैसे आपको कोरोना के वेरिएंट बहुत सारे हैं, उसी तरह उसका भी। स्कैंडिनियम, ऑप्शन बी पोलोनियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, फिर ऑप्शन डी लेड। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। तो सबसे अधिक जो होता है समस्थानिक वो है पोलोनियम का। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन के तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी निकिल, ऑप्शन सी H2 मतलब कि हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन डी लिथियम। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक दो बार नहीं बल्कि अनगिनत बार। इस अगर एग्जाम में अगर उठा के देख लें NTPC और SSC का, तो बहुत बार एग्जाम में आया है। तो मैं चाहता हूँ इस पर एक बार रिसर्च करें आप लोग, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। और कमेंट में कुछ आंसर बिल्कुल नहीं आते हैं, कुछ लोग ही कमेंट में बताते हैं कि जो क्वेश्चन मिलता है। तो फ्रेंड्स इसको जरूर करें, क्योंकि अगर आप सर्च करेंगे इसे तो कभी भूलेगा नहीं फिर एग्ज़ाम में। ये कोई भी एग्जाम दे देंगे, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो जरूर करके आएंगे सही। इसका आंसर में आप कमेंट में बताएंगे, मैं वेट करूँगा कि आपके आंसर का। हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान किसका है? और फ्रेंड जो आंसर जो इसका देगा सही कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसका नाम भी लूँगा यहाँ से, और उसका यहाँ पर नाम लूँगा और यहाँ पर टाइप भी करवा दूँगा उसका नाम, ताकि सब लोग देखें उसके नाम को, किसने आंसर दिया, और सही आंसर होना चाहिए पहले। हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, मतलब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कौन जिम्मेदार है उसके लिए? ऑप्शन ए फ्रियान गैस, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन डी मीथेन। फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस इफेक्ट में। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एनर्जी को कंटेन करता है, हीट को कंटेन करता है, जिसकी वजह से बढ़ता जाता है टेम्परेचर, और ग्रीन हाउस जो है लिखा है हरित गृह प्रभाव, ये बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान में है? जो विंड एनर्जी होती है इसके उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान इसका पोजीशन है? ऑप्शन है पहला, चौथा, तीसरा, पांचवा। तो फ्रेंड सकता पहला तो हो नहीं सकता है, और तीसरा चौथा पाँचवें में कुछ हो सकता है। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि चौथा जो है पोजीशन है इसका भारत का। किस उद्योग में निवेश करने से पहले लाइसेंस लेना आवश्यक है? फ्रेंड बहुत ईजी क्वेश्चन, देखते ही आप आंसर कर देंगे। सीमेंट, कागज, मशीन टूल्स, या फिर सिगरेट उद्योग। सीमेंट के उद्योग में, कागज के उद्योग में, मशीन के उद्योग, या फिर सिगरेट के उद्योग में। फ्रेंड लाइसेंस लेने के लिए तुम इसमें जो सही ऑप्शन दिख रहा है ये ऑप्शन डी, यानी कि सिगरेट का उद्योग ले, या फिर कोई शराब वराब ऐसा कुछ बना रहे हैं, वाइन इंडस्ट्री खोले हैं, या फिर वो जो होते हैं पटाखे बनाते हैं, तो उनके लिए क्या हो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से? ऑप्शन है कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, या फिर कथक। फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ही करिए इस वीडियो को। और अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया आपने हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो जो मुखौटा नृत्य है उसका नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी फ्रेंड से कहाँ होता है? कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में। कथक की बात करें अगर हम लोग, तो कथक होता है उत्तर प्रदेश में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, और कथकली केरल में होता है। तो फ्रेंड्स ये स्टेट इनको याद रखिए कहाँ पे कौन सी नृत्य होती है, और इनके जो मेन जो होते हैं इनको परफॉर्म करने वाले उनका नाम भी पूछ लिया जाता है कभी एग्जाम में। तो सब मैंने पढ़ा दिया, अगर आप नहीं देखे वीडियो को तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। उससे आपके 10 क्वेश्चन के पूरा स्टैटिक जीके का ही है, और जो 10 क्वेश्चन आने हैं आपके स्टैटिक जीके के, उसी का पैटर्न पूरा बनाया गया उस क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सपेक्टेड हैं और बहुत पूछे गए एग्जाम में, उन्हीं को ही सिर्फ मैंने बनाया उसमें। घुड़सवारी कहाँ होती है? फ्रेंड बताना कि घुड़सवारी जो होती है वेल्ड्रॉम में होती है, डायमंड में होती है, अरीना में होती है, फिर डी रिंग में होती है। मतलब जो घुड़सवारी खेल होता है ये कहाँ पे होता है, इसके लिए कौन सा स्थान होता है? आइए फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया, छोटा क्वेश्चन है तो बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं। तो अरीना में होता है, जबकि डायमंड में बेसबॉल होता है, वेल्ड्रॉम में क्या होता है साइकिलिंग होती है। इसमें साइकिलिंग होती है वेल्ड्रॉम में, डायमंड में बेसबॉल होता है, और रिंग में तो पता ही है कि फाइट होती है, बॉक्सिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत हॉकी में
किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाया था? 1928 में, 1935 में, 1946 में, फिर 1950 में। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा क्योंकि ये ऐतिहासिक था घटना, पहली बार इसमें लाया था, इसलिए टाइम दे रहा हूँ तो कि दिमाग आप पूरा लगा लीजिए इसके लिए। का सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि 1928 में जो भारत था ये पहली बार क्या लाया था? गोल्ड लाया था। किसमें? हॉकी में। और फ्रेंड्स अब बताया कि थोड़े दिन पहले टोक्यो ओलंपिक हुआ है, तो उसमें 41 वर्षों बाद भारत ने कौन सा मेडल लाया है? ब्रॉन्ज मेडल। तो फ्रेंड्स अगर ओलंपिक वाला वीडियो नहीं देखे, ओलंपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, और जो क्योंकि एग्ज़ाम में तो अब जितने भी एग्ज़ाम होंगे आने वाले 1 साल के अंदर, 1 डेढ़ साल में, उस सब में एग्ज़ाम में पूछेगा ओलंपिक के बारे में, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा हमारे करंट अफेयर्स के, उसमें जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। उससे हर क्वेश्चन आपका जो दिमाग में आ सकता है ओलंपिक से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ऐसा नहीं कि कुछ भी, जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं जिस तरह के क्वेश्चन, वो सब मैंने उसमें कवर करा दिया है। उसमें जाइए, वो देखिए और फिर अपने सारे डाउट क्लियर करिए, और एग्जाम में अगर उससे क्वेश्चन आए तो एकदम छक्का छुड़ा दीजिए क्वेश्चन का। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, फ्रेंड्स इंडेक्स की बात है। ग्लोबल टेररिज्म मतलब आतंकवादी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8वें स्थान पे, ऑप्शन सी 7वें, या फिर ऑप्शन डी 15वें। फ्रेंड्स ये सब कवर कराया है मैंने, इंडेक्स, सारे इंडेक्स जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं वो सब कवर करा दिया है। कहाँ घुड़सवारी मतलब खेल कहाँ कौन सा होता है, किस उसके लिए कौन सा कहाँ फील्ड में होता है, कौन सा गेम फील्ड में होता है, कौन सा कोर्ट में होता है, कोर्स में कौन सा होता है, और फिर ये होता है, जितनी भी ये सब मैंने स्ट्रैटेजी में कवर करा दिया है। तो एग्ज़ाम में भी पास में ही है, तो फिर टाइम है आपके पास, ऐसा नहीं कि एकदम ख़त्म ही है टाइम आपके पास, अभी कुछ दिन टाइम है, तो प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन आने हैं, और मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था, पिछली वीडियो जो थी उसमें 10 क्वेश्चन फंसे थे, किसमें? CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में। सब मैंने प्रूफ के साथ रखा था ताकि आप कोई डाउट ना कर सके, कोई इस पर कमेंट ना करे फालतू कि नहीं ऐसा तो सिर्फ कहने से थोड़ी ना हो जाए। तो मैंने स्लाइड में अपना जो पढ़ाया हुआ और जो क्वेश्चन आया था वो दोनों मैंने साइड में ही रखा था, इससे आप क्लियर हो सके कि हाँ जो पढ़ाया जा रहा है सही पढ़ाया जा रहा है और काम की है, एग्ज़ाम में जो फंसते हैं वही पढ़ाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका देखें अगर आंसर, टेररिज्म इंडेक्स में भारत का पोजीशन है 8वां, मतलब 8th पोजीशन पे भारत है। तो फ्रेंड्स वो सब नहीं देखें अगर आप, तो करंट अफेयर्स का पूरा वीडियो है, उस प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए। फिर स्टैटिक जीके का पूरा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मुझे लग रहा है कि ये सब भी नहीं देखे होंगे, तो इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ फ्रेंड्स जो हमारा मॉक टेस्ट है, अगर सिर्फ इसे प्रैक्टिस कर लें आप तो आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, और अभी आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तब अगर थोड़ा पहले से तैयार किए हैं तब समझिए कि एकदम श्योर है, सिक्योर है आपका सिलेक्शन, और थोड़ा और मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट दे देंगे, मॉक टेस्ट लगा देंगे, मॉक बहुत देना जरूरी होता है फ्रेंड्स एग्जाम के पहले, क्योंकि पढ़ना अलग बात है और मॉक देना अलग बात है, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर जब होता है तो काफ़ी चीज़ें गड़बड़ होनी थी एग्ज़ाम में। तो मॉक के जैसा इनको ट्रीट करिए, क्योंकि पूरा मॉक ही इसी पैटर्न पर डिज़ाइन किया गया है, तो जरूर जाकर देखिए उसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जावेद तलवार युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हो रहा है? फ्रेंड्स हमने टेस्ट क्वेश्चन है ये, ईरान के साथ जावेद तलवार, फिर नाम याद रखना है, डिफेंस एक्सरसाइज है जावेद तलवार युद्ध, ये ईरान के साथ, ओमान के साथ, UAE के साथ है, तुर्कमेनिस्तान के साथ। आई होप फ्रेंड्स आंसर कर दिया होगा आपने इसका, तो ये सही आंसर है, जावेद तलवार जो युद्ध अभ्यास हो रहा है भारत और UAE के साथ हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पहलवानी संघ ने, एकदम करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड, एकदम करंट का, ने टोक्यो ओलंपिक किस खिलाड़ी को अस्थायी रूप से क्या कर दिया? निलंबित कर दिया। जो भारतीय पहलवानी संघ है इसने टोक्यो ओलंपिक के एक खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। अब नाम देखिए उसका, ऑप्शन है सुशील कुमार, ऑप्शन बी बजरंग पुनिया, ऑप्शन सी भवानी देवी, या फिर ऑप्शन डी विनेश फोगाट। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो जो भारतीय पहलवानी संघ है, जो अभी एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है इसका टोक्यो ओलंपिक से, ये है विनेश फोगाट को अस्थायी रूप के लिए क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया है। इसका रीज़न ये था कि जो विनेश फोगाट थे, ये शिव ने जो स्पॉन्सर किया था इसको, तो उसका उनका कपड़ा नहीं पहनी और नाइकी का पहन लेते थे, ये एक रीज़न था। और फिर ये जो भारतीय प्लेयर थे वहाँ पे, उनके साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था इन्होंने। तो इसलिए भारतीय पहलवानी संघ है, इन्होंने क्योंकि पहलवान है, ये रेसलर है, तो इसलिए भारतीय पहलवानी संघ ने इनको क्या कर दिया? थोड़े समय के लिए क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया गया। फिर बजरंग पुनिया बताया था मैंने करंट उसमें ओलंपिक वाले में, कि बजरंग पुनिया जो हैं क्या किए हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, किसमें? पहलवानी में ही है, 65 kg कैटेगरी में। भवानी देवी जो पहली हैं तलवारबाज बनी है,
जो क्वालिफाई की थी ओलंपिक के लिए। तो फ्रेंड्स सब मैंने बता दिया किसमें, अपने ओलंपिक वाली वीडियो में, और मैं इसको उसमें भी बता दिया था, जो डेली करंट अफेयर्स होता है उसमें सब एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो अगर आप वो नहीं देखें तो सिर्फ आपको बता दूँ कि 5 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ 5 मिनट में 10 क्वेश्चन, समझिए फ्रेंड्स कितना छोटा है, छोटा पैक बड़ा धमाका वाला समझ सकते हैं ये, कि 5 मिनट आपको है। आप 5 मिनट दिन में कभी भी दे सकते हैं, आप किसी टाइम भी देख सकते हैं। 5 मिनट दीजिए और 10 क्वेश्चन एकदम बहुत ही सॉलिड वाले, एकदम गोल्डन क्वेश्चन लेके जाइए, और जो एग्जाम एकदम फंसते हैं उसी में से एग्जाम में से आता भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? जूलिया मोर, एंड्रिया मेजा, ऑप्शन सी है निक्की, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। तो जो मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया था वो है एंड्रिया मेजा, ये मैक्सिको की हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब दिया 2020 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं, कौन बने? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच, गौतम गंभीर, अनिल कुंबले, रमेश पवार या फिर रवि शास्त्री। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर कर दिया। छोटा क्वेश्चन है। तो जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने उनका नाम क्या है? रमेश पवार। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब सारे जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। अब हिंदी देखते हैं, खग का पर्यायवाची है विहग, विहंग, द्विज, या फिर ये सभी जो है खग के पर्यायवाची हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले खग में होता है पक्षी, पक्षी के लिए यूज होता है। खुद ही ये तो जो खग है खुद ही एक पर्यायवाची है पक्षी का, तो इसका विहग भी होता है, विहंग भी होता है, द्विज भी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी जो है सही है। महान का विलोम शब्द है अल्प, नगण्य, अनुचित, क्षुद्र। फ्रेंड्स मैं आज थोड़ा हिंदी में ऐसे मुहावरे लेके आया हूँ जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ उसके कमेंट में आप आंसर करें, क्योंकि हर बार बताता हूँ कि जो मुहावरे होते हैं 90% लड़के सही कर देते हैं उसको, और थोड़ा सा आज अलग है। हालांकि सुनने में अलग नहीं लगेगा, पर ऑप्शन जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं आपके लिए। तो महान का विलोम जो शब्द है वो क्या है इसमें? क्षुद्र। क्योंकि महान होता है, एक क्षुद्र मतलब कि ट्रिवियल बोल सकते हैं एकदम। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे आपको। देखने में प्रिय लगता है, उसके लिए कौन सा शब्द हो? जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या बोलेंगे? समदर्शी, प्रियदर्शी, अनुदर्शी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। छोटा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो देखने में प्रिय लगता है उसे बोलते हैं प्रियदर्शी। ये फ्रेंड्स कलम तोड़ना का अर्थ है, ये जो मुहावरा इसका अर्थ क्या होगा? क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, बहुत मेहनत करना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बताता था हमेशा कि मुहावरा जो होता है हिंदी भाषी क्षेत्र वालों के लिए बहुत तेजी होता है। तो इसका आप कमेंट में आंसर करके बताएंगे जरूर, और उम्मीद करता हूँ सही बताएंगे, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंस में रहता हूँ कि आप लोग एकदम सही आंसर कर सकते हैं मुहावरों का। थोड़ा कन्फ्यूजिंग इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया गया, भरना है कि कौन सी इसमें जो वर्ड दिए गए हैं ऑप्शन में कौन सी इसमें फिल करा जाएगा प्रॉपर जो होगा इसमें। इस परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। किस परिस्थिति में? इस तीक्ष्ण परिस्थिति में, इस गंभीर परिस्थिति में, इस कठिन परिस्थिति में, या फिर इस विषम परिस्थिति में। फ्रेंड तो इसको ऐड करेंगे ऐसे बोल बोल के तो क्लियर हो जाएगा कौन सा सही होना चाहिए, इसमें कौन सा फिट लग रहा है सुनने में। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इस विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना क्या है? कठिन है। ये देखते हैं हम लास्ट 5 क्वेश्चन। हैव दिस लॉक ब्रोकन, इसका बताना है। ऑप्शन है ब्रेक दिस लॉक, गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, लेट दिस लॉक बी ब्रोकन, या हैव ब्रोकन दिस लॉक बी। कैसे बनाना था फ्रेंड्स इसका? फ्रेंड्स सब मैंने करा दिया पहले ही, वही एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये सब क्लियर होता जाए धीरे धीरे, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार करने से वो दिमाग में बैठ जाता है। तो इस फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन सी। डी तो बहुत ही वाहिया टाइप का लग रहा है ऑप्शन। ब्रेक दिस लॉक तो क्या मतलब हुआ इसको लिखने का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दे से दैट द अर्थ इज राउंड, दे से दैट द अर्थ इज राउंड, इसका बताना है। ऑप्शन ए आपका इट हैज़ बीन सेड दैट द अर्थ इज राउंड, दैट द अर्थ इज राउंड इज सेड बाय देम, इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड, या फिर इट वॉज सेड दैट द अर्थ वॉज राउंड। फ्रेंड्स एक बात आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो जान लीजिए कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो हमेशा प्रेजेंट में ही होता है, पास्ट में नहीं होगा। जैसे सूर्य पश्चिम से निकलता है ये तो गलत है, सूर्य पूर्व से निकलता है बिल्कुल सही, और यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। पश्चिम में क्या होता है? सनसेट होता है।
तो ये सब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है इसको हमेशा प्रेजेंट में ही बनाया जाता है। तो देखिए इसमें से बताने का मतलब कुल मिला के ये था। यहाँ पर लिखा ऑप्शन डी अर्थ वॉज राउंड, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब देखिए इट हैज़ बीन सेड दैट, ऐसा कहा, यहाँ का सेंस क्या निकल रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि जो क्या है, पृथ्वी जो है ग्राउंड है। तो द अर्थ इज राउंड, ये तो ये भी गलत लग रहा है आपको, ऑप्शन बी आपका ए और सी है बचा। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, द अर्थ इज राउंड, या फिर इट हैज़ बीन सेड दैट द अर्थ इज राउंड। क्या सही आंसर होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, यानी कि इट हैज़ बीन सेड, सॉरी इट इज़ सेड दैट द अर्थ इज राउंड। लास्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं। आई नो हिम, इसका पैसे बनाना है। ही इज़ नोन बाय मी, ही इज़ नोन टू मी, ही हैज़ बीन नोन बाय मी, या फिर ही इज़ नोन टू मी। फ्रेंड्स पैसिव में यही होता है कि आपका जो टेंस रहता है वो बदलता नहीं है। तो यहाँ पे वॉज लग गया तो ये बिल्कुल गलत हो गया। हैज़ बीन का सेंस नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट रहता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनता है, इज़ लग जाता है उसके साथ, तो ये भी गलत हो गया। और देखिए इज़ यहाँ पे भी, इज़ यहाँ पे, पर यहाँ पे नो के साथ एक प्रपोजिशन जो होता है टू लग जाता है, पैसिव बनाता है। सिर्फ कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड ही हैं जिनका पैसिव बनाते टाइम टू ऐड किया था, वैसे तो बाई ही यूज़ होता है इन सब के साथ। तो ये तो गलत हो गया आपका। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन? डी, यानी कि ही इज़ नोन टू मी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज हर हु डिड द कुकिंग, नो एरर। बताना किस पार्ट में एरर है हमारा। फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर नहीं पढ़े तो आपको हो सकता है कठिन लग रहा हो, पर काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और इसके बाद भी कोई एग्जाम देना जिसमें इंग्लिश आए, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कौशल सर का पढ़ाया हुआ ये सब बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया। वहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराई गई क्वेश्चन की, तो वहाँ पे जाकर उससे जरूर देखिए एक बार आप। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए में एरर है। इट वॉज हर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे होगा इट वॉज शी, इट वॉज शी हू डिड द कुकिंग, या वही थी जिसने कुकिंग किया था। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे एरर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का फ्रेंड्स। सुरेश आस्क्ड व्हेन कुड ही रीच कानपुर। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत समझ से करिएगा। अब सब कराया हुआ है क्वेश्चन ये सब, तो उसको सही से कर दीजिएगा, क्योंकि उम्मीद कर रहा हूँ कि सही करेंगे आप लोग। अगर चैनल फ्रेंड्स नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो पढ़ने वाले हैं। और इसका PDF लेने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत सारे क्विज कराए जाते हैं। उसी क्विज से 2 क्वेश्चन फंस गए थे आपको CAPF के एग्जाम में, जो असिस्टेंट कमांडेंट का होता है। सोच लिए सब फ्रेंड कितना बड़ा एग्जाम है वो। UPSC कंडक्ट कराती है, तो समझ सकते हैं UPSC ऐसा वैसे तो एग्ज़ाम नहीं कराएगी कंडक्ट। तो वहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन फंस गए थे, सिर्फ वहाँ पे जो कराया गया था। तो उसको ज्वाइन करिए, और वहाँ पे आपको जितने क्विज कराए जाते हैं उसको अच्छे से देखिए। तो सुरेश आस्क्ड व्हेन कुड ही ना होके बल्कि होगा व्हेन ही कुड। यहाँ कुड बाद में चला जाएगा और ही पहले आ जाएगा, तो व्हेन ही कुड रीच द कानपुर, ही कुड रीच द कानपुर। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बता ही दिया मैंने टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।